कल कौन से सेक्शन तक कंप्लीट किया? तो जस्टिस कमेटी कर ली थी ना हमने। हाँ, आज सेक्शन 11। अब ये प्रोसीजर के बारे में है कि प्रोसीजर, अब जो जुवेनाइल का एक केस चलना है, क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बन गई है, तो यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होगा? क्लियरली जो सीआरपीसी में है प्रोसीजर प्रोवाइडेड, वो ही यहाँ पे अप्लाई होता है। यानी अगर तो मैटर नहीं जा रहा उसके पास डाइवर्जन के लिए, उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉपर यहाँ पे केस ट्रायल होना है, तो वो कैसे चलेगा? वो जो सीआरपीसी वाला प्रोसीजर है वो सारा अडॉप्ट होगा। यानी चालान आ गया, उसके बाद फर्दर जुर्म लगेगी, उसके बाद एविडेंस आएगी, और उसके बाद फिर 342 की स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी, फिर आर्गूमेंट्स के बाद फैसला आएगा। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट होना है। देखें ये कह रहे हैं सब सेक्शन 1 में, जुवेनाइल कोर्ट शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर इन द कोड अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो कोड में सीआरपीसी में बताया गया ना, वो ही अडॉप्ट होना है, अनलेस प्रोवाइडेड। अब इसमें कहीं पे ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं किया गया। अब वो बेल्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वहाँ यहाँ पे रिमांड से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जो हम पीछे पढ़ के हैं, लेकिन मेनली जो ट्रायल वाला सारा प्रोसीजर वो कोड सीआरपीसी वाला ही अडॉप्ट होगा। सब सेक्शन 2, नो पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एनी सिटिंग ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट। अब ये कह रहे हैं कि जब ये ट्रायल चलना है ना, ये जो प्रोसीडिंग्स चलनी है, इसमें कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कोर्ट रूम में नहीं होगा। देखें, नो पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एनी सिटिंग ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट एक्सेप्ट, कौन कौन से पर्सन अलाउड है? ऑब्वियसली स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट, अब वो तो होंगे। पार्टीज टू द केस, अब वो भी ऑब्वियसली वो तो प्रेजेंट होंगी बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट, एंड सच अदर पर्सन हु आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे तो अलाउड होने ही हैं। गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल, ये भी अलाउड है। सच अदर पर्सन एज द जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट्स टू बी प्रेजेंट, इन सारे लोगों को, यानी गैर मुतल्लिका शख्स वो कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनेंगे, क्लियरली बता रहे हैं। सबसेक्शन 3, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स द जुवेनाइल कोर्ट मे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुवेनाइल्स डिसेंसी और मोरालिटी डायरेक्ट एनी पर्सन टू विदड्रॉ फ्रॉम द कोर्ट फॉर सच पीरियड एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। यानी किसी भी पर्सन को कोर्ट कह सकती है, जुवेनाइल कोर्ट, कि आप बाहर चले जाओ, आप इसमें नहीं पार्ट बन सकते, और किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा, सबसेक्शन 4, दैट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग द जुवेनाइल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द अटेंडेंस ऑफ द जुवेनाइल इज नॉट एसेंशियल। अब ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल द जुवेनाइल कोर्ट मे डिस्पेंस विद द अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द केस इन द एब्सेंस ऑफ द जुवेनाइल। यहाँ पे अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो कोर्ट को लगता है कि ट्रायल में किसी स्टेज पे ज़रूरत नहीं है उस जुवेनाइल की, तो उसकी हाज़िरी माफ़ी भी कर सकती है, अभी उसको आने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट को अगर लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया उसकी हाज़िरी माफ़ी करके मुस्तकिल तो ये भी कर सकते हैं। Subsection 5, when a juvenile court who has brought before the juvenile court is found to be suffering from serious illness, whether physical or mental, and requires treatment, the court shall send such, अब उसको हॉस्पिटल में भेज देगी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भेज देगी कि उसका इलाज वगैरह करवाया जाए सरकार के खर्चे पे, ये यहाँ पे कह रहे हैं। बहरहाल इसमें जो सेक्शन, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट होता है जुवेनाइल कोर्ट में, तो वो सीआरपीसी वाला ही होता है, अनलेस प्रोवाइडेड एक्ट में कि कोई डिफरेंट चीज़ें होंगी। फिर ऑब्वियसली इसमें स्टाफ वगैरह जो ज़रूरी बंदे हैं वो ही होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, गैर मुतल्लिका शख्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। डिस्पेंस विद कर सकती है अगर कोर्ट को ज़रूर लगता हो कि उसकी अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12, ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल विद एडल्ट पर्सन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर तो सिंगल एक्यूज़ है जुवेनाइल तो उसका तो ट्रायल ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर उसके साथ एडल्ट पर्सन्स भी हैं जो कि एक्यूज़ है तो फिर कैसे उसका केस चलेगा? ये इससे रिलेटेड है, यानी जॉइंट ट्रायल विद एडल्ट वो कैसे प्रोसीड करेगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 239 ऑफ द कोड, वो जो चार्ज से रिलेटेड है, इकट्ठे चार्ज होने वाला सेक्शन है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3, नो जुवेनाइल
मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद एन एडल्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जुवेनाइल का ट्रायल एडल्ट के साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट टू कर रहे हैं कि अगर वो वाली कंडीशन, वैसे नॉर्मल प्रोसीजर्स प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है कि इसका चालान ही सेपरेट कर दिया जाता है। जो जुवेनाइल है उसका चालान सेपरेट कर दिया जाता है एडल्ट के से, वो अलहदा चलते हैं, ये अलहदा चलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनका इकट्ठा ट्रायल नहीं चलेगा। नो जुवेनाइल मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद एन एडल्ट। लेकिन सब सेक्शन 2 में आगे फर्दर क्या कह रहे हैं, a juvenile may be charged with and tried together with an adult by juvenile court if the court is satisfied that it is in the interest of justice to hold a joint trial। पहले उन्होंने जनरल बात कर दी कि भाई इनका अलहदा ट्रायल चलेगा, अलहदा इनके चार्ज लगेंगे, लेकिन सब सेक्शन 2 में फिर ये कोर्ट पे की डिस्क्रिशन पे कर दी है बात कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं जी ये जॉइंट ट्रायल होना चाहिए तो वो जॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये दो बातें ज़हन में रखनी है। अच्छा, सब सेक्शन 3, इन केस ऑफ जॉइंट ट्रायल द जुवेनाइल कोर्ट मे डिस्पेंस विद द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द जुवेनाइल बिफोर इट विदाउट एनी एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड एंड जुवेनाइल मे बी अलाउड टू जॉइन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी लिंक। ये वही बात आगे ना, देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जॉइंट ट्रायल है तो कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि जो जुवेनाइल है उसकी सिर्फ अटेंडेंस को ख़त्म कर दे, डिस्पेंस विद कर दे, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, उसको वीडियो लिंक वगैरह के ज़रिए ले ले, और बाकी तो फिज़िकली प्रेजेंट होंगे। अगर ये जॉइंट ट्रायल हो रहा है और इसके लिए एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, ये कोर्ट ने इसका आज खुद ही नोटिस लेके कर देना है कि भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अब इस सेक्शन की हद तक। हाँ, ये 13 में जो जुवेनाइल है ना उसकी आइडेंटिटी को काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है कि अब यहाँ पे भी इसी वजह से कह रहे हैं कि जो एडल्ट के साथ अगर जॉइंट ट्रायल भी होना है तो भाई उसको हाज़री माफ़ी दे दो, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अच्छा नहीं जाता उसके फ्यूचर के लिए, अभी तो वो 18 साल का भी नहीं हुआ। बहरहाल अब इसमें आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या कह रहे हैं, हूएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस द नेम और एनी मैटर विच मे मेक नोन आइडेंटिटी ऑफ ए जुवेनाइल shall be punished with the imprisonment of either description, कितने साल की, 3 years, and shall also be liable to fine। यानी अगर तो इसी मैटर से रिलेटेड जुवेनाइल की अगर किसी पर्सन ने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज वगैरह किया तो उसको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। लेकिन आगे फिर एक्सेप्शंस दे रहे हैं, नथिंग इन सब सेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ the name or any matter which may make known the identity of the juvenile if such printing or publication is number 1 ये ऑफिसर इन चार्ज अगर करता है बाई और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। यानी जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा या आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो किसी किस्म की पब्लिकेशन वगैरह कर रहा है तो उनको अलाउ है इनटू सच ऑफेंस एक्टिंग इन गुड फेथ। लेकिन यहाँ पे भी बात आ गई है गुड फेथ की कि वो अगर उसकी आइडेंटिटी जुवेनाइल की कर रहे हैं तो गुड फेथ में उन्होंने करनी चाहिए की है तो फिर उनको अलाउ है, अदरवाइज़ फिर वो ऊपर उन्होंने बता दिया कि भाई सज़ा इतनी है। बी बाई और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द जुवेनाइल और द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द जुवेनाइल। यानी अगर या तो जुवेनाइल खुद अलाउ कर दे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्लोज कर सकते हो मेरी आइडेंटिटी, मेरे मैटर से रिलेटेड आप कोई पब्लिश वगैरह अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जुवेनाइल या उसका नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है इनको अलाउ किया गया, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाई नेक्स्ट ऑफ किन टू एनी बॉडी अदर दैन द चेयरमैन और सेक्रेटरी बाई वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर वो इन राइटिंग दे रहे हैं नेक्स्ट ऑफ किन, सिर्फ उनके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन या उसके सेक्रेटरी जो होंगे उनको अलाउ कर सकता है नेक्स्ट ऑफ किन। हर आम बंदे को नहीं कि भाई आप शुरू हो जाए इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करो, इसके मैटर से रिलेटेड आप पब्लिश करना शुरू कर दो, न्यूज़ चलानी शुरू कर दो, इस किस्म का अलाउ नहीं है। फॉर एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन रिकग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइज्ड रिकग्नाइज्ड, ये वो जो भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे कह रहे हैं उनके
Subsection 3, whoever prints or publishes any matter in relation to any proceedings before a juvenile court with respect to juvenile referred in subsection 1 without the previous permission of the juvenile court. अब ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट की परमिशन लिए बगैर अगर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ को पब्लिश कर रहा है, को प्रिंट कर रहा है, ये न्यूज़ वाले जो शुरू हो जाते हैं तो उनको 2 साल तक की सज़ा और फ़ाइन भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ वैसे तो आजकल तो कोई भी नहीं रुकता, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भाई अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी ने उसको पब्लिश किया, प्रिंट किया, उससे रिलेटेड कोई मैटर, तो भाई 2 साल तक की सज़ा है, कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू, हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट को कोई पब्लिश वगैरह कर रहा है किसी जुवेनाइल के मैटर से रिलेटेड तो वो द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट, वो इसमें इंक्लूड नहीं है उनको, तो वो तो ऑब्वियसली अगर कोई मैं इस किस्म का होगा वो तो हमारे डाइजेस्ट में ही मंथली में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स वगैरह हैं, तो उनसे हट के इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज एज सच नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 13 इससे रिलेटेड था। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, अब ये इसमें बताया गया कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसने कोर्ट के कहने पे रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करवानी है। द प्रोबेशन ऑफिसर शैल असिस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट विद इन सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड। अब ये कोर्ट उसको कह सकती है कि भाई आप इसकी ना रिपोर्ट सबमिट करवाओ। अच्छा, किन मैटर से रिलेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल्स करैक्टर, एजुकेशन, सोशल और मॉरल बैकग्राउंड, भी इसके बारे में अगर कोर्ट पता लगाना चाहती है तो वो प्रोबेशन ऑफिसर को कहेगी इससे रिलेटेड रिपोर्ट दो। जुवेनाइल्स एडमिशन ऑफ कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस इफ़ एनी मेड विद फ्री कंसेंट और एंड वॉलंटेरिली, यानी उसने अगर कोई एडमिशन वगैरह की है फ्री कंसेंट्स के साथ की है तो उससे रिलेटेड भी कोर्ट इससे रिपोर्ट मांग सकती है प्रोबेशन ऑफिसर से। एनी एविडेंस दैट जुवेनाइल एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, यानी कोई भी ऐसी एविडेंस जो कि है कि इसने जुवेनाइल ने ये ऑफेंस कमिट किया उससे रिलेटेड भी पूछ सकती है। ऑल लीगल एंड अप्रोप्रिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड एट ऑल लेवल्स टू जुवेनाइल फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, यानी उसको जो भी लीगल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की गई। अब ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं लिखने में, तो बहरहाल ये लिखी हुई हैं जी। 4 में क्या, स्टेप्स टेकन फॉर मेडिएशन और कॉम्प्रोमाइज विद द कंप्लेनेंट और विक्टिम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, यानी कोर्ट ये भी उसको कह सकती है कि बताओ जी क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्या कोई सेटलमेंट इनके दरमियान हो सकती है, तो इस किस्म की रिपोर्ट भी उससे मांग सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द जुवेनाइल टू द जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर और रिलीज़ ऑन प्रोबेशन, तो ये भी कर सकते हैं कि उसको क्या इसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दें या पे रोल पे इसको रिलीज़ कर दें। अब इसमें होता है कि कुछ टाइम के लिए उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, कुछ कंडीशंस वगैरह डाल दी जाती हैं कि भाई आपने ये काम नहीं करने, उसको उसमें ओबे करना होता है, तो पे रोल पे इस तरह प्रोबेशन पीरियड के लिए 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो इन सारे मैटर से रिलेटेड रिपोर्ट कोर्ट किससे ले सकती है, ये प्रोबेशन ऑफिसर से। Subsection 2, subject to subsection 3, the report of the probation officer submitted to the juvenile court shall be treated as confidential। अब ये confidential होगी, ये हर किसी के पढ़ने के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ कोर्ट ने अपनी असिस्टेंस के लिए उनसे ये रिपोर्ट मांगनी है प्रोबेशन ऑफिसर से, कॉन्फिडेंशियल होगी। Subsection 3, the juvenile court may if it so thinks fit communicate substance of the report to the juvenile's guardian and where उसके गार्डियन के साथ अगर कोर्ट चाहे तो वो डिस्कस कर सकती है इस रिपोर्ट को। एंड व्हेन एनी ऑफ देम डिस्प्यूट्स द कंटेंट्स और व्यूज़ कंटेंट देयर इन, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट कर रहा है, जुवेनाइल कर रहा है, उसका गार्डियन कर रहा है कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई गई, द जुवेनाइल कोर्ट में गिव सच जुवेनाइल और गार्डियन एज द केस मे बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट। तो कोर्ट हो सकता है ना कि वो कहें कि जी अगर कोई ऐसी एविडेंस उसने दे दी, उसने कहा जी कि इसको प्रोबेशन पे नहीं भेजना चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए, इसके अगेंस्ट ये एविडेंस है, कोई भी रिपोर्ट उससे डिस्प्यूट करता है जुवेनाइल की ये गलत रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर ने, तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि भाई आपके पास जो जो एविडेंस है ना, इसको काउंटर करने के लिए वो आप प्रोड्यूस कर लो, हम उसको देख लेते हैं। तो ये
सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये रिपोर्ट से रिलेटेड के कौन सबमिट करवाएगा और उसमें वो क्या क्या कुछ किन किन मैटर्स से रिलेटेड उससे कोर्ट रिपोर्ट मांग सकती है। पावर्स ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर फॉर रिलीज़। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये जुवेनाइल कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है उसको रिलीज़ करने की हद तक। ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 14, ये सेक्शन 14 में आ गई रिपोर्ट, एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, या किसी भी स्टेज पे चाहे इंक्वायरी हो इन्वेस्टिगेशन हो। अब यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा ना लीनियंट लेके चल रही है। अगर गौर करें हम जैसे जैसे इसको पढ़ते जा रहे हैं एक्ट को, इसमें क्योंकि वो नाबालिग एक बच्चा है, उसको ट्रीट करने की कोशिश कोर्ट की ये होती है कि चाहे सेटलमेंट हो जाए, इसको प्रोबेशन पे भेज दो, इसकी कोई तरबियत वगैरह करवाओ। सज़ा देना मकसद नहीं है जुवेनाइल का, उसकी तरबियत करना, उसको सीधे रास्ते पे लाना बेसिकली इसका मकसद है इस एक्ट का। अच्छा जी, किसी भी स्टेज पे द जुवेनाइल कोर्ट में कीपिंग इन व्यू ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, हमने वो डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसके इंटरेस्ट को देखना है जुवेनाइल को। अच्छा, फिर उसके इंटरेस्ट को देखते हुए कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है। पास एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर आफ्टर द विक्टिम और कंप्लेनेंट एज द केस मे बी पार्डन से, यानी अगर उन्होंने माफ़ी दे दी तो उसको फिर रिलीज़ कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द जुवेनाइल कोर्ट में रिफ्यूज़ टू रिलीज द जुवेनाइल ऑफेंडर इवन इफ़ द विक्टिम और कंप्लेनेंट पार्डन्स, अगर उन्होंने माफ़ भी कर दिया, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ठीक है अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो कोर्ट उसको रिलीज़ कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि for reasons to be reported in recording considers that such a release is either against the public policy और द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी अगर तो कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ये बाहर जाके और मज़ीद ख़राब होगा, मज़ीद नुकसान करेगा, ऑफेंस को रिपीट करेगा, ये डिस्क्रिशन कोर्ट की साथ वो दे रहे हैं कि वो अगर चाहे तो नहीं भी अगर इस किस्म की कोई उसको कोर्ट के सामने रीजनिंग है तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है कि नहीं इसको रिलीज़ नहीं करना, बेशक कंप्लेनेंट और विक्टिम ने उसको माफ़ कर दिया हो फिर भी। बी में क्या, पास एन ऑर्डर फॉर द कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस छोटे छोटे कामों के लिए उसको कह सकते हैं। फाइन, कंपनसेशन टू द विक्टिम, कंप्लेनेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, काउंसलिंग, इस किस्म के भी ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। कम्युनिटी सर्विस के, फ़ाइन के, कंपनसेशन के, जो प्रॉपर्टी का उसने अगर कोई नुकसान किया तो उसको रिस्टोर करवाए उस प्रॉपर्टी को। सी में क्या है, डायरेक्ट जुवेनाइल ऑफेंडर टू बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट। अब ये प्रोबेशन पीरियड के लिए उसको रिलीज़ भी कर सकती है कि वो अपना गुड कंडक्ट शो कराए। एंड प्लेस अ जुवेनाइल ऑफेंडर अंडर केयर ऑफ द गार्डियन के हवाले उसको कर सकती हैं। सूटेबल पर्सन के रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज सकते हैं फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड कन्फाइनमेंट अवॉर्डेड, यानी जितनी देर के लिए उसको सज़ा दी है ना, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उतने टाइम के लिए उसको अपना गुड बिहेवियर शो करवाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रख सकती है। सूटेबल पर्सन, गार्डियन वगैरह, उनको भी कोर्ट हैंड ओवर कर सकती है कि भाई आपने 6 महीने में जितनी देर के लिए उसकी सज़ा है, 2 साल 3 साल वॉट एवर, उसकी उस टाइम तक इसका आपने रिपोर्ट यानी बताना है कि इसका बिहेवियर वगैरह गुड था। मकसद तो यही है ना कि इसकी इस्लाह हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट द प्रोबेशन ऑफिसर टू सबमिट प्रोबेशन रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, उसको भी कह सकती है कि भाई आप इसकी रिपोर्टें साथ साथ देते रहो। प्रोवाइडेड दैट इफ ए जुवेनाइल ऑफेंडर फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स और वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ रिलीज ऑन प्रोबेशन, द जुवेनाइल कोर्ट में पास एनी ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ प्रोबेशन ऑर्डर। वही बात आ गई ना, अगर तो फिर साथ उससे रिपोर्ट, अगर उसको रिलीज़ किया जुवेनाइल को प्रोबेशन पीरियड के लिए, फिर प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट भी कोर्ट मांग सकती है कि भाई आपने बताना कि 3 महीने में क्या क्या कुछ इसने किया। अगर वो जो भी कंडीशंस थी उनको उसने वायलेट किया तो कोर्ट उसका ये प्रोबेशन या रिलीज़ वाला जो ऑर्डर था उसको कैंसिल करके चलो भाई अंदर दोबारा उसको फिर सज़ा के लिए वापस उसको अंदर जेल वगैरह भी भेज सकती है। जेल नहीं, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर या जहाँ पे भी उसको रखना है। ई make an order directing the juvenile offender to be sent to the juvenile rehabilitation center until attains the age of 18 years or till the completion of the period of imprisonment whichever comes earlier। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ये भी कोर्ट पास, ये सारी वो है जो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है।
अब यहाँ पे ई में कह रहे हैं उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेज सकते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, या जब तक जितनी भी उसको सज़ा दी है, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा नहीं होता उस टाइम के लिए उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेज सकती है। तो ये वो ऑर्डर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन कौन से ऑर्डर्स रिलीज़ करने के लिए कोर्ट पास कर सकती है। अब नेक्स्ट वाले में था कि कौन कौन से ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती। नो पर्सन who was a juvenile offender at the time of commission of offence shall be awarded punishment of death। एक बात तो क्लियर आ गई कि कभी भी जुवेनाइल ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं की जा सकती, ये क्लियरली बता दिया। नंबर 2, नो जुवेनाइल ऑफेंडर शैल बी कमिटेड टू प्रिजन, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। ऑर्डर टू लेबर यानी मुशक्क़त वगैरह नहीं कराई जाएगी। पुट इन फैक्टर्स, वो बेड़ियाँ होती हैं ना, वो नहीं डाली जाएंगी। हैंडकफ्ड और गिवन एनी कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई भी जिस्मानी सज़ा, कूड़े वगैरह, किसी भी किस्म की जिस्मानी सज़ा इस जुवेनाइल को नहीं दी जाएगी एट एनी टाइम वाइल इन कस्टडी। दो बातें होगी, जिस्मानी सज़ा नहीं देनी किसी किस्म की, और डेथ पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा अब ये भागने का अगर उसका खतरा हो तो फिर क्या कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ there is reasonable apprehension of the escape of the juvenile offender from the custody who is more than 16 years of age, जो 16 साल से ज़्यादा है, उसके भागने का खतरा है। एंड इन्वॉल्व इन हीनियस ऑफेंस, जितने भी ऑफेंसेस 7 साल से ज़्यादा सजाओं वाले हैं, किसी हीनियस ऑफेंस का वो ऑफेंडर है, और ही इज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड, किसी ऐसे प्रीवियसली ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो चुका है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा चुकी है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ही मे बी हैंडकफ्ड और पुट इन टू अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो फिर इन सारी कंडीशंस अगर ये पूरी हो रही हैं तो फिर उसको हथकड़ी वगैरह लगाई जा सकती है, उसको कैद तन्हाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसमें भी रिहेबिलिटेशन सेंटर या ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जा सकता है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 24 घंटे के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इस तरह रखा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी है कि अगर उसके भागने का ख़तरा हो, उसने प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, 16 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो, तो फिर ये अप्लाई होती है प्रोवाइजो। 17 स्पेशल प्रोविज़न, अब ये फ़ीमेल के जो जुवेनाइल है उनसे रिलेटेड है। नो फीमेल जुवेनाइल शेल इन एनी सर्कमस्टांसिस बी एप्रीहेंडेड और इन्वेस्टिगेटेड बाई ए मेल पुलिस ऑफिसर और रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेल ऑफिसर। क्लियर बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फीमेल को फीमेल की पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करेगा। अ फीमेल जुवेनाइल शेल ओनली बी केप्ट इन अ जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड और सर्टिफाइड एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल इनमेट्स। जहाँ पे हाँ फीमेल है उनके साथ ही उनको रखा जाएगा, स्पेसिफिकली जो बनाए गए हैं वहाँ पर। ये नहीं कि मेल वाले जो है वहाँ पे उनको साथ रख देना, बिल्कुल भी नहीं। 18 अपील, अब जो भी कन्विक्ट होगा वो जो CRPC वाला प्रोसीजर है अपील करिए वही यहाँ पे लगता है। एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय ए जुवेनाइल कोड मे प्रेफर एन अपील इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड। जहाँ पे कोड वाला आ गया वहाँ पे वो जो CRPC का सारा प्रोसीजर है अपील वाला वो ही अप्लाई होगा। और सब सेक्शन 2 में है कि गार्डियन जो है वो भी उसके बिहाफ पे अपील फाइल कर सकता है। सब सेक्शन 3 में है कि अगर किसी को क्विट कर दिया हो तो विद इन 30 डेज़ उसकी जो अग्रीव पर्सन है, गवर्नमेंट के जो भी अग्रीव पर्सन कंप्लेनेंट है, वो उसकी एक्विटल के अगेंस्ट 30 डेज़ में जो सेक्शन 417 है CRPC का अपील अगेंस्ट एक्विटल, उसके अकॉर्डिंगली उसकी अपील फाइल कर सकता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, अपील बड़ा सिंपल सा है, जो CRPC वाला वही सारा अप्लाई होना। सिंपल एक यहाँ पे आ रहा है कि गार्डियन भी अपील फाइल कर सकता है उस जुवेनाइल का सज़ा अगर उसको हो जाए तो। 19 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच विद द कन्विक्शन, अगर किसी को कन्विक्ट किया हो ना तो उसके साथ फिर जो सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं लगाई जाती क्योंकि जुवेनाइल है ना। फॉर इंस्टेंस अब ये देखें, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो तो एज इट इज़ रहेंगी। वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है ना, सेक्शन 63 आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है कि कौन कौन से बंदे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो तो रहेंगी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे है। ए जुवेनाइल ऑफेंडर कन्विक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट
shall not suffer a disqualification if any attached to a conviction of an offence under such law। अगर उसको कोई सज़ा दी गई है और उसके साथ कोई उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, तो वो इसके जुवेनाइल के लिए अप्लाई नहीं होती, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी है आगे चलते। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, अब ये किसने करने होते हैं? ये गवर्नमेंट ने करने होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंस में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सर्टिफिकेट देने होते हैं इंस्टीट्यूशंस को, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को उन्होंने इस्टेब्लिश करने होते हैं। इसमें सिंपली यही बताया गया है 21 में पावर ऑफ गवर्नमेंट टू विथड्रॉ सर्टिफिकेट। अब अगर गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को रिहेबिलिटेशन या ऑब्जर्वेशन होम डिक्लेयर किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से अगर तो गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है वो वापस भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वो पढ़ने वाली बात है नहीं। 22 इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, यानी जो जस्टिस सिस्टम कमेटी है ना यहाँ पे, उसके मेंबर्स या गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ये ऑब्जर्वेशन होम है उनको इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं कि ठीक तरह से काम कर रहे हैं। यही है इसमें देखें, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट टू जुवेनाइल कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऑन मेजर्स बीइंग टेकन फॉर द सोशल reintegration, health, education or other conditions of the inmates a medical officer, a member of the committee, जो भी member होगा, with prior approval of the head of the committee or an officer authorized by the government may inspect an observation home and juvenile rehabilitation center। वो इसको देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, सारी सहूलतें वगैरह इनको दी गई हैं। 23 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, क्लियरली बता दिया गया कि ये एक्ट जब भी जुवेनाइल का केस आएगा तो इस एक्ट ने बाकी सब लॉज को ओवरराइड करना है। जो इसमें लिखा गया है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा, दूसरे किसी लॉ को नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके रूल्स बनाने हैं, रिपील हो चुका है 2000 वाला ऑर्डिनेंस, अब ये इसमें चलता है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लो।